गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें पीरियोडिक टेबल याद कर लिए थे। आप लोग 2-3 बार बना के पूरा पीरियोडिक टेबल बढ़िया से सीख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे, वो बढ़िया से तैयार कर लीजिए। आज से हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो वही कर पाएगा जिसको पीरियोडिक टेबल याद होगा और जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। तो आज से हम लोग क्या कर रहे हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर रहे हैं। क्या होता है ये प्रॉपर्टीज? तो पीरियोडिक मतलब आप समझ रहे हैं, कुछ समय बाद अगर कोई चीज रिपीट करे, तो आप यहीं से स्टार्ट करिए कि प्रॉपर्टीज व्हिच आर रिपीटेड आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल। प्रॉपर्टीज व्हिच आर रिपीटेड आफ्टर अ फिक्स्ड टाइम इंटरवल, चाहे फिक्स्ड इंटरवल टाइम इंटरवल नहीं, आर नोन एज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। देखिए बच्चों, ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी कुछ समय बाद रिपीट करेगी, ये दो तरह के होते हैं। एक को कहते हैं हम लोग एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टी और एक को कहते हैं मॉलिक्यूलर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। एक को क्या बोलते हैं, एटॉमिक, और एक को मॉलिक्यूलर। एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होता है कि which can be explained on the basis of single atom, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए एक एटम चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं बॉइलिंग पॉइंट, तो क्या एक एटम का बॉइलिंग पॉइंट आप बता सकते हैं क्या? नहीं, वो बहुत से रहेंगे तभी बता पाएंगे, उसको मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी कहेंगे। लेकिन मैं अगर कहूं आपसे कोई दूसरा चीज की जैसे आयनाइजेशन एनर्जी, तो आयनाइजेशन एनर्जी आप एक एटम का निकालते हैं, ठीक है? तो ये क्या होता है, एटॉमिक प्रॉपर्टीज की प्रॉपर्टीज व्हिच कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल एटम। प्रॉपर्टीज व्हिच कैन बी explain on the basis of सिंगल एटम। तो जो सिंगल एटम के बेसिस पे बताया जा सकता है उसको कहते हैं एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। और ये एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टी में क्या हो सकता है, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नहीं, और क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी एटम्स की जरूरत पड़ती है। जेड इफेक्टिव माने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शिल्डिंग कांस्टेंट क्या होता है हम लोग अभी पढ़ेंगे। और मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज क्या होता है कि दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मोर देन वन एटम, या ये कहिए कि कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल एटम। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड on the basis of single atom। सिंगल एटम तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे आपके एटॉमिक रेडियस, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, रेडियस, है ना? तो ये सारी चीजें और भी बहुत सी हो सकती हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह वगैरह, वो इस पे आ जाएंगे। लेकिन चूंकि हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं उसमें वो सब नहीं आएंगी, तो ठीक है। अब हम लोग एक एक चीज पढ़ेंगे, एक एक प्रॉपर्टी। और सबसे पहली प्रॉपर्टी एटॉमिक रेडियस, और एटॉमिक रेडियस जानने से पहले हम लोगों को क्या जानना होगा, जेड इफेक्टिव, जेड स्टार माने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आइए जरा देखते हैं।
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। खूब ध्यान से देखिएगा, खूब ध्यान से। हम लोग अब एटम के साइज को डिस्कस करने जा रहे हैं। कहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पहले हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं, फिर आगे देखिए जरा क्या पढ़ने जा रहे हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको लोग जेड स्टार लिखते हैं या कहीं कहीं जेड इफेक्टिव, ऐसे जरा समझिए क्या है। देखिए बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं कि जैसे हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग से जब पूछा जाता था अच्छा बताओ लिथियम बड़ा है कि फ्लोरीन, तो हम लोग ऐसे सोचते थे साइज में। हम लोग सोचते थे भैया लिथियम में तो 3 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, और फ्लोरीन में 9 प्रोटॉन और 9 इलेक्ट्रॉन। तो लगता था कि फ्लोरीन ही बड़ा होगा, और बड़ा कौन होता है? लिथियम। तो यही से कंफ्यूजन स्टार्ट होती थी, बच्चों के मन में आता था कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि बच्चे बॉल जैसा सोचते थे कि जो ज्यादा जगह कवर करेगा ना, ये 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन, ये 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन, ये तो छोटा होना चाहिए, वो ज्यादा होना चाहिए। लेकिन पहले आप समझ लीजिए, हम लोग एटम के साइज के बारे में जानते हैं। एटम की साइज क्या होती है? इस पूरे एटम की साइज क्या होती है? 10 टू द पावर -10। और न्यूक्लियस की साइज क्या होती है? 10 टू द पावर -15। यानी दोनों में अगर हम रेशियो देखें तो कितना आएगा? 1 लाख। यानी ये एटम जो है न्यूक्लियस से 1 लाख गुना बड़ा होता है। तो आप साइज के बारे में ये कभी मत सोचिए कि प्रोटॉन और प्रोटॉन तो इतने में रह जाता है, इतने में, उसके बारे में भूल जाइए। साइज कौन डिसाइड करेगा? इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि इतना अगर प्रोटॉन है, न्यूक्लियस है, तो 1 लाख गुना, आप समझ लीजिए कि अगर एक टेनिस के बॉल के बराबर न्यूक्लियस है, ऐसे एग्जांपल दें, तो बड़ा सा फुटबॉल का जो मैदान होगा, उतना बड़ा फुटबॉल का मैदान एटम होगा। अब उसी में इलेक्ट्रॉन। अब ये आप समझ जाइए कि ये है आपका न्यूक्लियस और इतना जगह है। अब अगर वो इलेक्ट्रॉन इतना ही में है तो हम इसी को रेडियस कहेंगे। अगर वो इलेक्ट्रॉन यहाँ तक है तो इसको रेडियस कहेंगे। डिपेंड करता है ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ है। अब आप कहेंगे ये कैसे पता चलेगा इलेक्ट्रॉन? तो अब सोचिए जरा, इलेक्ट्रॉन क्यों है यहाँ, उड़ के क्यों नहीं कहीं चला जा रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है और न्यूक्लियस पे प्लस चार्ज है। तो प्लस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा। तो जो जितना खींचेगा, ये बहुत खींच लिया तो ये यहाँ आ जाएगा, तो इसकी साइज छोटी हो जाएगी। कम खींचेगा तो यहीं तक आएगा, तो साइज बड़ी हो जाएगी। यानी सब मिला जुला के किस पे डिपेंड करता है? खींचने पे। अब खींचने में भी 2 चीज है। किसको खींचना? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। यहाँ 20 इलेक्ट्रॉन अगर हो, 100 इलेक्ट्रॉन हो, जो इलेक्ट्रॉन सबसे दूर है उसी को रेडियस करते हैं, उसी को लगाएंगे। इसकी साइज इतनी बड़ी, तो सबसे दूर वाले को देखते हैं ये कितना खींच रहा है। तो आप कहेंगे दिक्कत क्या है? दूर वाले को तो अगर इसमें मान लीजिए 20 प्रोटॉन हैं, तो दूर वाले को इसको कितने प्रोटॉन खींच रहे हैं? 20। आप कहेंगे 20 प्रोटॉन खींच रहे हैं, दिक्कत क्या है? लेकिन नहीं, रास्ते के जो इलेक्ट्रॉन है ना बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल भी करता है, धक्का भी देता है। प्लस तो उसको खींच रहा है, ये धक्का दे रहा है, तो क्या उसको उतना महसूस होगा जितना वो खींच रहा है? नहीं। 20 प्रोटॉन खींच रहे हैं, अब पता चला रास्ते के इलेक्ट्रॉन उसको धक्का दे रहे हैं, तो उसको महसूस होगा कि मुझे तो 5 ही खींच रहे हैं। आप समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं?
मेरे कहने का मतलब एक रस्सी है, मैं लेके इधर खींच रहा हूँ, 20 लोग उधर खींच रहे हैं, तो मुझे 20 लोगों का झटका महसूस होना चाहिए, लेकिन 4-5 लोग मेरी तरफ ही आके अगर खींचने लगे तो हमें महसूस होगा कि 15 ही लोग खींच रहे हैं, 14 लोग ही खींच रहे हैं। तो जो महसूस होना चाहिए, जो महसूस होना चाहिए उसको कहते हैं एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज। और जो महसूस होता है उसको कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ऐसा में जो महसूस होना चाहिए उसको कहते हैं एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज, और जो महसूस होता है उसको कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और दोनों बराबर क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि रास्ते में इलेक्ट्रॉन है, रास्ते के इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल कर रहे हैं, तो रास्ते के इलेक्ट्रॉन ढाल बन के खड़े हो जाते हैं। ढाल समझते हैं ना, तलवार से लड़ाई करते हैं जो बीच में रुकता है, ढाल बन के खड़े हो जाते हैं, उसको इंग्लिश में शील्ड बोलते हैं। इसीलिए इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं? शील्डिंग इफेक्ट। तो अगर मान लीजिए, जरा ऐसे समझिए, अगर आप मान लीजिए उसको महसूस होना चाहिए था 20, लेकिन उसको महसूस हो रहा है 12, इसका मतलब रास्ते का 8 जो है वो ये इलेक्ट्रॉन खा गए, जो अट्रैक्शन था वो ये खा गए। तो हम लोग क्या लिखते हैं? इसको कहते हैं एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज, जो होना चाहिए। इसको कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और इसको बोलते हैं शील्डिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? शील्डिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट। हम लोग उसी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम लोग दिखाते हैं जेड स्टार से, शील्डिंग कांस्टेंट को सिग्मा से, और एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज माने एटॉमिक नंबर, तो उसको दिखाते हैं जेड से। तो ये एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था स्लेटर, उन्होंने ही बताया था, इसको स्लेटर रूल भी कहते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसको मिटा दूं? चलिए, उसी को क्या बोलते हैं? स्लेटर्स रूल। तो देखिए, जेड स्टार इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। जेड स्टार क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये है एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज, और ये है शील्डिंग कांस्टेंट। तो हमें क्या निकालना है? जेड स्टार। कैसे निकालेंगे? अगर किसी तरह सिग्मा पता चल जाए तो जेड स्टार तो निकाल देंगे, क्योंकि जेड तो सबको पता है ना, जेड माने एटॉमिक नंबर, कितने प्रोटॉन है ये पता है। ये पता चल जाए कि जो इलेक्ट्रॉन है कितना रिपेल कर रहे हैं, तो हम निकाल लेंगे जेड स्टार। ठीक, तो आइए बिना लेट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब जरा एक और चीज जानिए, अब यहां है ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, और अंदर पता नहीं कितने इलेक्ट्रॉन हैं और कहां हैं। अब पता चला ये इलेक्ट्रॉन यहां है, यहीं से उसको धक्का दे रहा है, ये यहां से दे रहा है, कोई यहां है यहां से दे रहा है, कोई यहां। ठीक, बड़ा कठिन है कि हम लोग इसका रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है, कठिन है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इधर फोर्स लगा तो भैया ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा अपना कर दिए, रिजल्टेंट निकाल दिए। लेकिन जहां अलग अलग हैं, ये मूव भी कर रहे हैं फिर रिपेल भी कर रहे हैं, तो वहां थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ के लिए क्या करते हैं, हम जो साइंटिस्ट बताए हैं ये इतना रिपेल करता है, हम रट जाएंगे उतना ही रिपेल करता है।
और आप लोग बड़े होंगे, अगर साइंटिस्ट वगैरह बनेंगे तो वहां जाके अपना देखते रहिएगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यही सीखेंगे कि बस कौन कितना रिपेल कर सकता है। ठीक है, तो चलिए एक लाइन लिखिए, इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द इनर सेल, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द इनर सेल act as shield or a screen, act as shield or a screen for nucleus, for nucleus, and outermost electron, and outermost electron, due to which electron will not experience full nuclear charge, electron will not experience full nuclear charge। इसको स्लेटर कांस्टेंट भी कहते हैं ना, इसको नहीं करूँ था ना, तो स्लेटर्स कांस्टेंट भी कहते हैं। ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आइए, एक तो क्वेश्चन आपसे यही पूछता है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है या शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। तो क्या होता है तो हम बता ही दिए, क्या बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से जितना अट्रैक्शन महसूस होना चाहिए न्यूक्लियस के थ्रू उतना नहीं होता है, इसी को शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। आप फिर से समझिए, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, बीच के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को जितना रिपेल करते हैं उसी को शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। तो लिख लीजिएगा, रिपल्सन और शील्डिंग, देखिए रिपल्सन और शील्डिंग created by, repulsion or shielding created by inner electron, inner electron between nucleus, between nucleus and outermost, between nucleus and outermost electron is known as shielding effect। ठीक है, तो आइए आगे बढ़े। यहां से खूब ध्यान से हमें देखना है साइंटिस्ट लोग जो बताए हैं उसी के बारे में। तो आइए जरा हम देखते हैं कि कौन सा, देखिए इलेक्ट्रॉन तो शील्ड करेगा ही, लेकिन उसमें भी s वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा शील्ड करेगा, p वाला कम, d वाला कम, f वाला और कम। ठीक है, तो पहला तो ये जान लीजिए। दूसरा क्या है, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, चलिए पहले हम निकालते हैं शील्डिंग इफेक्ट, फिर इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो चलिए आगे बढ़े। इसको मैं जो लिखा हूं ये तो मिटा ही दे रहा हूं। तो डायरेक्ट हम लोग देखते हैं कि स्लेटर रूल्स क्या कहता है। स्लेटर रूल जो है वो बताता है किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे सिग्मा। तो आइए देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा, क्योंकि सिग्मा जान जाएंगे तो जेड स्टार को हम निकाल ही लेंगे। खूब ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा। देखिए कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा, स्लेटर रूल क्या कहता है, इसे तो स्लेटर रूल भी कहते हैं। उन्होंने ये कहा था अलग अलग इलेक्ट्रॉन अलग अलग रिपल्सन करते हैं। जैसे हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन S या P का हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन D या F का। तो देखा गया है S और P में रिपल्सन में कोई अंतर नहीं होता है ज्यादा,
मामूली नेग्लिजिबल अंतर होता है। तो S या P के इलेक्ट्रॉन, अब ये भी तो हो सकता है रिपेल कहाँ से करना है, वो उसी सेल में है जिसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, कि उसके पहले की और दूर कहाँ है। तो अगर वो उसी सेल में है तो 0.35 से रिपेल करते हैं। कितना करते हैं? 0.35। और अगर वो n-1 माने बाहर से एक सेल अंदर, तो 0.85 SE। इसके बाद किसी भी सेल में हो n-2, 3, 4, 5 जो भी किसी में, तो क्या होता है 1, 1, 1 के बराबर रिपल्सन। ठीक है। और अगर कोई 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, फॉर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो सिग्मा इक्वल टू 0.3 होता है। बस इतना आप जान लेंगे तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए जरा देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा समझिए। तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं लिथियम से। ये है लिथियम, जरा ध्यान दीजिए। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 1s2 2s1, क्योंकि 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हमें क्या देखना है, कितने सील्ड करेंगे। तो बताइए इसमें सील्ड करने वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। क्यों? ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अपने को थोड़ी धक्का देगा, तो धक्का देने वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे हम? n, सेकंड वाले सेल को। तो उसके पहले वाले को क्या बोलेंगे? n-1। इसमें n-2 है ही नहीं, ये खुद को धक्का नहीं देगा, तो यानी कितने धक्का देने वाले इलेक्ट्रॉन हैं? 2। और दोनों कहाँ हैं? n-1 में। तो सिग्मा क्या लिखें? देखिए क्या लिखेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन हैं धक्का देने वाले, किसमें हैं? n-1 के s में। n-1 के s में है इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन रहता तो कितना धक्का देता? 0.85। 2 इलेक्ट्रॉन है तो कितना धक्का देंगे? 2 × 0.85। तो हमारा सिग्मा कितना आ जाएगा? 1.7 सिग्मा आ जाएगा। तो जेड स्टार कितना आएगा? तो आपको पता है लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, इतना सब खा गए है ना। तो हमें कितना पता चला? लिथियम के इलेक्ट्रॉन को केवल पता चलता है हमें 1.30 नहीं है, 1.3 प्रोटॉन ही खींच रहे हैं। ठीक है। तो अगर आपसे कहे लिथियम का शील्डिंग कांस्टेंट बताइए, तो ये, और लिथियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो ये। आइए हम इसी तरह से बेरिलियम का देखें, बोरॉन का देखें, कार्बन का देखें, 4, 5, 6, 7 देखिए। और फिर हम लोग क्या करेंगे, हम आपको ट्रिक बताएंगे। तो जरा देखिए बेरिलियम का कैसे करेंगे? 1s2 2s2 है ना। अब देखिए इसमें कितने धक्का देने वाले हैं? 1, और इसमें 2। क्यों? एक आउटर मोस्ट होगा, वो खुद को नहीं देगा। और ये किसमें है? n में, और ये किसमें है? n-1 में। तो आइए देखते हैं, अगर हमें सिग्मा निकालना है तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ है? n में, n के s में, n के s में एक इलेक्ट्रॉन, तो कितना वो रिपेल करेगा बच्चों? 3,5। और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ हैं? n-1, तो वो कितना रिपेल करेंगे? 8,5, जो भी वहां दिख रहा है। तो ये दोनों कितने हो जाएंगे? 0.35 और ये 1.7, दोनों मिला के 2.05। अगर हमें निकालना है जेड स्टार, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 -2.05 1.95। तो आप जरा बताइए किसमें ज्यादा प्रोटॉन है या इलेक्ट्रॉन? लिथियम में कि बेरिलियम में? बेरिलियम में ज्यादा है, 4, लिथियम में कम है। लेकिन किसको ज्यादा महसूस हो रहा है? बेरिलियम को कि लिथियम को? बेरिलियम को। इसीलिए बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन पास आ जाएगा, और द साइज ऑफ बेरिलियम इज स्मॉलर देन लिथियम।
अब आइए देखते हैं बोरॉन। अगर मैं बोरॉन के बारे में बात करूं 1s2 2s2 2p1, ये इलेक्ट्रॉन खुद को रिपेल करेगा नहीं, ये दोनों मिलके क्या हैं n सेल, आउटर मोस्ट है ना सेकंड, तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। सिग्मा कैसे निकालेंगे, तो 2 into 0.35 प्लस 2 into 0.65, यहाँ होगा 0.7, यहाँ 1.7, दोनों मिलके 2.4। अब निकालेंगे जेड स्टार, जेड स्टार बराबर एटॉमिक नंबर 5 माइनस 2.4 आ गया 2.6, ये है लिथियम से बड़ा और बेरिलियम से भी बड़ा। ठीक है, तो देखिए कितनी आसानी से हम लोग निकाल ले रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अभी आप लोग क्या करेंगे इसको कि घर पे आप लोग इस वीडियो को पॉज करेंगे या मैं इसको यहीं रोक ही दे रहा हूं, आपको एक होमवर्क देके फिर मैं ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि आप लोग ऐसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो तब मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। अभी आपको क्या करना है, ये तो आ गया है ना, बोरॉन का भी बता दूं, अरे बोरॉन तो हो गया, कार्बन का भी बता दूं। आइए कार्बन नाइट्रोजन एक आध और बता दे रहा हूं, और बाकी मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा। तो देखिए कार्बन 1s2 2s2 2p2, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे 3, इसमें 2, ये सिग्मा निकालना है 3 into ये क्या है n सेल, n सेल में कितने होते हैं 0.35, उसमें कितने हैं 2 into 0.85, अगर आप 35 दिया 105 और ये 85 2 1.7, और अगर आप दोनों को ऐड करिए 2.75। अगर निकालना है जेड स्टार तो जेड कार्बन का 6 माइनस 2.5 तो आ जाएगा 3.25, तो आपका कार्बन का आ गया। उसी तरह अगर आपको नाइट्रोजन का निकालना हो 1s2 2s2 2p3, इसमें रिपेल करने वाले 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें रिपेल करने वाले 2 इलेक्ट्रॉन। अगर आपको सिग्मा निकालना है तो 4 into 0.35 प्लस 2 into 0.85, यहाँ 35 में अगर आप 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.4, और यहाँ आ जाएगा 1.7, दोनों अगर आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3.1, और यहाँ अगर जेड स्टार निकालेंगे तो 7 माइनस 3.1, और ये कितना आ जाएगा आप निकाल के देख लीजिए, देखिए ठीक है ना, हो कितना हो गया, यहां से करेंगे तो 3.99, यही ना। अब तो एक बार निकाल के देख लीजिएगा कि कितना आ रहा है। ये तो सही है, 4 इलेक्ट्रॉन है, रिपल्सन के लिए 3.5 है तो 1.4 होगा, और ये ऐड करेंगे तो दोनों मिलके 3.1 होगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 7, ये 3 क्या होगा 9, ओके 99 नहीं बच्चों 3.9, तो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं और इस क्लास को यहीं बंद कर रहा हूं। अगले क्लास में आपको मैं ट्रिक बताऊंगा, इतना मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपको क्या होमवर्क है कि कैलकुलेट सिग्मा एंड जेड स्टार फॉर द फॉलोइंग: ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, इतने का आपको करके रखना है पक्का, यही आपका होमवर्क है। ठीक है, तो यही इस क्लास को मैं रोकता हूं, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रेडियस बढ़िया से। थैंक यू।